नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। आज के वीडियो के अंतर्गत हम बजट के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज 1 फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है। आखिर इसमें कौन कौन सी मुख्य बातें हैं उन पर भी चर्चा करेंगे, और साथ ही जो राजकोषीय घाटा, जिसको फिजिकल डिफिसिट कहा जाता है, राजस्व घाटा, रेवेन्यू डिफिसिट है, प्राथमिक घाटा है, प्राइमरी डेफिसिट है, इन पर भी चर्चा करेंगे। आखिरकार ये कितना है और इनका मतलब क्या है, क्या कहना चाहता है राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी इस वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे, इसलिए आपसे अपील रखिए वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलते हैं, बजट का जो सार है 2026-27 का, उस पर हम बात करते हैं। तो आप साथ कॉपी पेन भी आवश्यक रूप से रखिएगा। सबसे पहले आप देखिएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि यहाँ जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें ये 4 प्रकार के डेटा दिए गए हैं। 2024-25 का जो वास्तविक डेटा दिया गया है, साथ ही साथ 2025-26 का बजट अनुमान दे रखा है, 2025-26 का संशोधित अनुमान दे रखा है, और 2026-27 का बजट अनुमान दे रखा है। इस प्रकार आप देख रहे हो कि 4 प्रकार के ये डेटा दे रखे हैं। और इसका मतलब क्या है, जैसा कि आप देख रहे हो कि 2024-25 का वास्तविक डेटा है, ये ऑडिट लेखा परीक्षण के बाद जो अंतिम जो डेटा है 2024-25 का वो दिया गया है। और बजट अनुमान 2025-26 का क्या रखा गया था, और बीच में जो संशोधित अनुमान था 2025 का वो, और आगामी हमारा जो वर्ष का 2026-27 का वो बजट अनुमान इसके अंतर्गत दिया गया है। कहीं ना कहीं इस प्रकार इस टेबल में आप देख रहे हो कि 4 प्रकार के ये डेटा दे रखे हैं, वो कहीं ना कहीं वास्तविक स्थिति और अनुमानित स्थिति के बीच का जो अंतर है वो सरकार दिखाना चाह रही है कि वास्तव में हमने जो लक्ष्य तय किया गया था वो क्या हम वो प्राप्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब हम एक एक बिंदु पर बात करेंगे। जो साथी प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको कौन से डेटा याद रखने हैं, क्या कंसेप्ट आपको समझना है, वो साथ के साथ मैं बताता जाऊँगा। सबसे पहले आप देखिएगा कि जो सरकार की प्राप्तियाँ होती है, जो सरकार की आय होती है, वो 2 प्रकार से है। एक तो राजस्व प्राप्तियाँ होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है, और दूसरी होती है पूंजीगत प्राप्तियाँ, कैपिटल रिसिप्ट्स दे रखी है। तो यहाँ आप क्रम संख्या 1 और 4 पर देखोगे राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ। ठीक है। अब आप यहाँ जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है वो 2 प्रकार की हो गई, 2 प्रकार से होती है। एक टैक्स रेवेन्यू होती है और नॉन टैक्स रेवेन्यू होती है। ठीक है। यहाँ हम जो राजस्व है उसका मतलब एक प्रकार से ये देखें कि मैं तो इस प्रकार से याद रखता हूँ कि राजस्व यानी राजा की आय, यानी कहीं ना कहीं वो खर्च करने के बाद वापस नहीं ली जाती, या किसी प्रकार की उस पर देयता लाइबिलिटी में वृद्धि नहीं होती है। यानी यह सरकार के बजट की आय का मुख्य आधार होती है, और इसी से सरकारी खर्चों की योजना बनाई जाती है। न तो किसी प्रकार की देयता लाइबिलिटीज होती है, न किसी प्रकार की परिसंपत्ति यानी एसेट्स में कमी होती है। यानी एक तरीके से आप राजस्व से राजा को याद रखिएगा। अब देयता लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि आपने किसी से पैसा उधार ले लिया, इसका मतलब आपको वापस देना पड़ेगा, इसका मतलब आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई है, देयता बढ़ गई है। ठीक है। तो इस प्रकार सरकार के द्वारा मान लो यहाँ प्राप्तियाँ हो रही है, सरकार को आय हो रही है, ठीक है, वो टैक्स से हो रही है। अब इस प्रकार सरकार के पास पैसा चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार को वो वापस पैसा लौटाना पड़ेगा। इसका मतलब ये किसी प्रकार की देयता या लाइबिलिटी में वृद्धि नहीं होती, और न ही किसी प्रकार की जो परिसंपत्ति एसेट्स में कमी होती है। यानी सरकार पैसा, यानी आपकी जो एसेट्स है या परिसंपत्ति है उसको बेचकर भी पैसा प्राप्त नहीं कर रही है। ठीक है ना, समझ गए बात। अब कर राजस्व टैक्स रेवेन्यू में आप देखोगे, आपको पता ही है, जैसे डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ये सब किस में आएंगे, जो आपका टैक्स रेवेन्यू में आएंगे। अब 3 नंबर यहाँ देखिएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू है, यानी इसको गैर कर राजस्व कहा जाता है। इसके अंतर्गत आप देखिएगा जैसे कि फीस है, यानी कोई भी सेवा के बदले जो राशि प्राप्त की जाती है, जैसे पासपोर्ट पर फीस ली जाती है। साथ ही साथ आप जुर्माना देखिए, यानी कानून या नियमों का उल्लंघन करने पर। लाभांश डिविडेंड्स होता है, यानी सरकार के जो भी निवेश इन्वेस्टमेंट होती है उस पर जो प्राप्त लाभ है, या जो ब्याज की प्राप्ति है, ये सब गैर कर राजस्व है। ब्याज की प्राप्ति ध्यान में रखिएगा कि जो इंटरेस्ट जो पेमेंट है वो एक प्रकार से जो प्राप्त हो रहा है उस राजस्व है, क्योंकि ब्याज से जो प्राप्तियाँ, यानी सरकार के द्वारा कोई पैसा उधार दिया गया है उस पर सरकार को ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो वो ब्याज की राशि कहाँ मिलेगी, सरकार को मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार को वापस लौटानी पड़ेगी, यानी वो किसी प्रकार की कोई लाइबिलिटी में वृद्धि नहीं कर रहे। इस प्रकार ये 4 डेटा दे रखे हैं, ये आपको डेटा याद नहीं रखने हैं। जैसा कि 2024-25 का वास्तविक आप डेटा देखोगे तो यहाँ आप देख रहे हो कि 30,36,619 जो ये करोड़ में है, करोड़ है। ठीक है। तो इस प्रकार ये राजस्व प्राप्तियाँ हो गया। पूंजीगत प्राप्तियाँ, तो पूंजीगत प्राप्तियाँ इसमें वह राशि आएगी जिससे या तो
सरकार की लाइबिलिटी में वृद्धि होगी, यानी सरकार की देयता में वृद्धि होगी, या फिर सरकार अपनी परिसंपत्ति एसेट्स बेचेगी तो सरकार की परिसंपत्ति एसेट्स में कमी होगी, यानी सरकार के पास पैसा आ रहा है, पैसा या तो उधार लेगी या फिर वो अपने एसेट्स बेचेगी। तो यहाँ देखिएगा जैसे कि 5 नंबर बिंदु है ऋणों की वसूली, रिकवरी ऑफ लोन्स, यानी सरकार ने कोई पैसा दिया हुआ था वो वापस वो रिकवर कर रही है, ठीक है। तो दिया था तो वो वापस ले रही है ना। राजस्व में ऐसा नहीं होता है, आप ध्यान में रखिएगा, रेवेन्यू में इस प्रकार से नहीं होता है, पूंजीगत में होता है। फिर अदर रिसिप्ट्स भी हो गई इसके अंदर, ठीक है। तो अदर रिसिप्ट्स के अंदर आप ये देखोगे कि इसमें क्या क्या शामिल होगी, यानी अदर रिसिप्ट्स अन्य प्राप्तियां होगी सरकार की परिसंपत्तियों की बिक्री, यानी सरकार अपने एसेट्स को बेचकर प्राप्त कर रही है। आपने विनिवेश इन्वेस्टमेंट का नाम सुना होगा, यानी सरकार विनिवेश क्या होता है, सरकार अपनी जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको बेचकर, उसके अंश को बेचकर जो आय प्राप्त कर रही है वो हो रही है, ठीक है। यहाँ उसके एसेट्स में कमी हो रही है। और अन्य होगी आपकी उधार व अन्य देयताएं, ब्रोविंग एंड अदर लाइबिलिटीज। उधार यानी सरकार उधार ले रही है, चाहे वो बैंक से ले रही है, विदेश से ले रही है, आईएमएफ से ले रही है ना, तो वो उधार ले रही है। उधार ले रही है इसका मतलब वो उसकी लाइबिलिटी हो। अन्य देयताएं क्या हो सकती है, अन्य देयताओं के अंदर आप देखोगे जो जैसे आपने सुना होगा भविष्य निधि पीपीएफ होता है, लघु बचत योजनाएं होती है जैसे राष्ट्रीय बचत पत्र है, सुकन्या समृद्धि योजना है, किसान विकास पत्र है, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना है। इनमें एक बार पैसा सरकार के पास आता है लेकिन वो सरकार उसका उपयोग करती है, लेकिन वो एक प्रकार से उसकी देयता होती है, लाइबिलिटी होती है, उसको वापस लौटाना पड़ेगा। तो इस प्रकार कुल प्राप्तियां तो आप देखोगे कि राजस्व से और जैसे रेवेन्यू से और कैपिटल दोनों से, यानी टोटल रिसिप्ट्स क्या होगी, जो क्रम संख्या 1 व 4 का योग करके ये प्राप्त होगी। प्रत्येक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। आगे हम इस जो राजकोषीय घाटा है, राजस्व घाटा है, वो किस प्रकार से निकाला जाता है और उसका मतलब क्या है, उन बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक आवश्यक रूप से बने रहें। कुल व्यय तो ठीक उसी प्रकार राजस्व पर व्यय करेंगे तो राजस्व लेखा पर व्यय होगा, पूंजीगत व्यय करेंगे तो वो कैपिटल पर होगा। इस प्रकार आप क्रम संख्या 10 का देखोगे तो राजस्व लेखा का व्यय है वो दर्शा रहा है। 11 नंबर पर देखोगे इंटरेस्ट पेमेंट, यानी ब्याज का भुगतान, यानी सरकार ने कोई लोन ले रखा है, कोई उधार ले रखा है, उस पर ब्याज चुकाना पड़ता है और ये ब्याज की राशियां दी गई। ये डेटा आपको याद नहीं रखने हैं, सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। यहाँ कंसेप्ट से संबंधित प्रश्न बनता है, ठीक है। तो ब्याज का भुगतान यानी, और ये आप बताइएगा कि सरकार के द्वारा कोई ब्याज दे दिया गया वो वापस प्राप्त होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब ये राजस्व के अंतर्गत आएगा, राजस्व व्यय के अंतर्गत आएगा। मैं पुनः बताना चाहूँगा कि राजस्व के अंतर्गत वो राशि आती है वो कभी देने के बाद वापस नहीं ली जाती है, यानी वो किसी प्रकार की न तो लाइबिलिटी में वृद्धि होगी न लाइबिलिटी में कमी होगी, ठीक है। फिर है 12 नंबर का बिंदु, ये भी महत्वपूर्ण है, पूंजीगत अस्थियों के सर्जन हेतु सहायता अनुदान इन ग्रांट्स इन एड फॉर जो क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, यानी कैपिटल एसेट्स के निर्माण में सरकार के द्वारा जो अनुदान दिया जा रहा है, जो ग्रांट्स दी जा रही है वो राशि आएगी। साथियों ये सरकार की तरफ से तो एक तरीके का राजस्व व्यय हो गया है ना, ठीक है। क्यों राजस्व व्यय, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों हो गया है कि सरकार ये ऐसी परिसंपत्तियों को, जैसे कोई पुल है, सड़क है, उनके निर्माण के लिए सरकार के द्वारा जो ग्रांट्स दी जा रही है, कोई सब्सिडीज दी जा रही है सरकार की तरफ, लेकिन जो व्यक्ति या जो संस्था या जो भी, यानी जैसे हॉस्पिटल है या आपका विद्यालय है, उसके निर्माण में, एसेट्स के निर्माण में ग्रांट्स दी जा रही है, लेकिन जो निर्माण करता है उसके लिए तो वो कैपिटल में शामिल हो गया, लेकिन सरकार की तरफ से ये राजस्व के अंदर, राजस्व यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत शामिल हो गया है। फिर है पूंजीगत लेखा पर, यानी ऑन कैपिटल अकाउंट पर जो खर्चा किया जा रहा है वो राशि ये दी गई है, ठीक है। यहाँ तक आपको कंसेप्ट के अंतर्गत याद रखना है। अब जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी है, साथ ही साथ आप कॉपी पेन आवश्यक रूप से रखिएगा। यहाँ आप देखिए बिंदु नंबर जो क्रम संख्या 14 पर दे रखा है, प्रभावी पूंजीगत व्यय, है ना, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, इसमें आप देखिएगा 12 नंबर और 13 नंबर का योग, यानी 13 नंबर तो क्या है, जो कैपिटल अकाउंट पर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो है, और 12 नंबर वो हो रहा है कि सरकार के द्वारा जो कैपिटल एसेट्स के जो निर्माण के लिए जो ग्रांट्स दी जा रही है वो है। इन दोनों का योग करने के बाद प्रभावी पूंजीगत व्यय को हम इसके अंदर शामिल करेंगे। फिर 15 नंबर बड़ा महत्वपूर्ण है, यानी राजस्व घाटा। अब थोड़ा सा आप ऊपर देखिएगा
कि आप यहाँ देखिए 8 नंबर और 9 नंबर राजस्व घाटा से पहले ये बात करें कि कुल प्राप्तियों का जो आप ये डिजिट देखिएगा, जो 8 नंबर की बिल्कुल रो में आप दिखाई दे रहा होगा, और 9 जो है कुल वे टोटल एक्सपेंडिचर दोनों बराबर है। चारों जो अनुमान दे रखे, चारों जो डेटा दे रखे हैं उनके बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब सीधे सीधे अगर कोई व्यक्ति ये देखे कि बजट घाटा है, अतिरेक है, क्या है, तो यहाँ सीधे देखने पर तो ये सीधा चल रहा है कि जितना आय है उतना खर्चा है। यानी यहाँ तो ये लग रहा है कि किसी प्रकार की सरकार पर कोई लाइबिलिटी नहीं आ रही है, कोई देयता नहीं हो रही है, किसी प्रकार की एसेट्स में कमी नहीं आ रही है। लेकिन ये एक भ्रम मात्र है, यहाँ भ्रम उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि आगे आप देखोगे कि कहाँ गहरी बात है, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि राजस्व घाटा क्या है। तो राजस्व घाटा जो रिवेन्यू डेफिसिट है, बड़ा आसान सा काम है। इस जो डेफिसिट है उसके सामने राजस्व लिखा हुआ है। इसका मतलब जो राजस्व जो वे है और जो राजस्व प्राप्ति है उसका अंतर, यानी 10 नंबर हो गया राजस्व लेखा पर जो वे है वो है, और 1 नंबर हो गया राजस्व प्राप्तियाँ। तो जो राजस्व वे में से राजस्व प्राप्तियाँ है ना, जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें से रेवेन्यू जो रिसिप्ट्स है उनको घटाते हैं, तब ऐसी स्थिति में ये प्राप्त हो रहा है। ये आप देखिएगा, सीधा सा ये डेटा आपको याद नहीं रखने, लेकिन जो परसेंटेज रूप में जो जीडीपी को लेकर इसको परसेंटेज में बदला जाता है वो 1.7, 1.5, 1.5, 1.5, ये लास्ट वाला जो 2026-27 के लिए जो अनुमानित है वो एक 1.5 है। ये डेटा आसानी से याद रह जाएगा, 1.7, 1.5, 1.5, 1.5 इस प्रकार से ये दे रखा है। ऊपर मैंने चर्चा की कि राजस्व खाते पर जो व्यय हो रहा है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, वो किसी प्रकार की कोई परिसंपत्ति एसेट्स के निर्माण में नहीं होता है। इसका जो राजस्व जो सरकार के द्वारा एक्सपेंडिचर किया जा रहा है वो दैनिक प्रशासन के लिए, रख रखाव के लिए, या सार्वजनिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, पुलिस, न्याय, प्रशासनिक, सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते, पेंशन, सब्सिडी, या इन जो ब्याज भुगतान है उन पर जो खर्चा किया जा रहा है वो राजस्व व्यय है। ठीक है। अब यहाँ आप देखिएगा कि सरकार जो आप अपना जो खर्चा कर रही है, जो आप दैनिक खर्चा मान लीजिए, क्योंकि सरकार की सरकारी कर्मचारी उनके वेतन भत्ते या जो प्रशासन या रख रखाव के लिए जो खर्चा किया जा रहा है वो राजस्व आय से पूर्ति नहीं हो रही है। यहाँ आप पहला डेटा आप देखिएगा कितना है, 5,64,296 करोड़ रुपये, इतना राजस्व डेफिसिट है। यानी राजस्व जो आय हो रही है, जो रिसिप्ट्स हो रही है, चाहे वो टैक्स से हो रही है, चाहे कर आय है या गैर कर आय है, उनसे उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। यानी यहाँ मतलब ये समझ में आ रहा है कि सरकार के जो दैनिक खर्चे हैं, जो रख रखाव है, वो राजस्व आय से पूरे नहीं होते। इसका मतलब ये सरकार ये खर्चा कहाँ से पूरा करेगी, सरकार उधार लेती है। यहाँ उसकी खराब वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। और निश्चित रूप से जब यहाँ उधार लिया जाता है तो भविष्य में बोझ बढ़ता है। क्यों? सरकार उधार लेगी और इससे सरकार की लायबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ तक ठीक बात है। फिर आप देखिएगा प्रभावी राजस्व घाटा क्या है। बड़ा आसान सा है, जो राजस्व घाटा है उसके आगे प्रभावी लगा हुआ है, इफेक्टिव लगा हुआ है। तो यहाँ आप देखोगे जो राजस्व घाटा है उसमें से जो 12 नंबर की जो डिजिट थी, कौन सी, पूंजीगत अस्तियों के सर्जन हेतु सहायता अनुदान, यानी जो कैपिटल एसेट्स के निर्माण के लिए सरकार जो ग्रांट दे रही है उसको माइनस कर देंगे। क्योंकि सरकार ये अब यहाँ से जो राजस्व घाटा आप देखने पर सीधा पता चल रहा है कि सरकार जो अपना खर्चा है जो राजस्व से प्राप्त होने वाली आय के लिए पूरा नहीं कर पा रही है। लेकिन यहाँ एक सोचने की बात है कि पूरा नहीं कर पा रही है, इसका मतलब उसका कुछ हिस्सा तो वो कहाँ खर्च कर रही है, कैपिटल के निर्माण में जो ग्रांट्स है, जो अनुदान है, उस पर खर्च कर रही है। इसका मतलब शेष जो माइनस करेंगे 12 वाली डिजिट, तो शेष बचेगा वो प्रभावी राजस्व घाटा को दर्शाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आप देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जो राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट, इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा होती है बजट के अंदर। तो ये कैसे निकालेंगे हम, ये हम देखेंगे कि यहाँ 9 में से जो 9 क्रमांक संख्या है जिसको कुल व्यय बोला गया है, टोटल एक्सपेंडिचर बोला गया है, उसमें से 1, 5, 6 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आप ये देखिएगा ऊपर कि 1 क्या है, राजस्व प्राप्तियाँ है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स है, 5 क्या है, रिकवरी ऑफ लोन्स है, और 6 क्या, अदर रिसिप्ट्स है, अन्य प्राप्तियाँ हैं। ये होती क्या है उसकी मैंने अभी चर्चा कर दी है। आप कॉपी पेन आवश्यक रूप से रखिएगा, लिखिएगा कि 9 तो क्या है, 9 के बारे में आप लिखिए। और उसके बाद हम देखेंगे 9 है कुल व्यय, है ना। तो कुल व्यय माइनस, फिर कोष्टक लगाइएगा, राजस्व प्राप्तियाँ प्लस
5 नंबर क्या है, ऋणों की वसूली प्लस अन्य प्राप्तियां। आप ध्यान में रखिएगा, इसमें जो 7 नंबर बिंदु है उधार व अन्य देयता को शामिल नहीं किया गया है। ब्रोविंग्स जो है, जो उधार है, और जो अदर लाइबिलिटी है उसको शामिल नहीं किया गया है। ये थोड़ा सा, और क्यों नहीं किया गया उसको हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप यहाँ तक देखिएगा। अब जो कुल व्यय का जो डेटा है जो टेबल में दे रखा है वो आप इस टेबल के माध्यम से लिखिएगा। जो आप देखो कि 46,52,867 जो करोड़ में ये दे रखा है उतना है, और माइनस करेंगे तो उसमें राजस्व प्राप्तियां, ऊपर से आप टेबल से आप राजस्व प्राप्तियां लिखोगे, और उसके बाद जो 5 नंबर का बिंदु है ऋणों की वसूली है जो 24,617 है, और अन्य प्राप्तियां है 17,202 है। ठीक है, और जब इसको हल करोगे तो ये आपका जो डेटा है 15,74,431 परसेंटेज जीडीपी के रूप में देखें तो 4.8% है। अब ये जो डेटा है 15,74,431 है, वो डेटा बिल्कुल उधार व अन्य देयताओं के बराबर है। दोनों डेटा आप देख लीजिए, अगले वाली डिजिट में भी देख लीजिएगा। ये अगला है 15,68,936, तो ऊपर भी इतना ही दे रखा है, बिल्कुल डेटा बराबर है। इसका मतलब राजकोषीय घाटा है, जो फिजिकल डिफिसिट है, वो सरकार की वो कुल उधारी का संकेत देता है, यानी सरकार को कितना उधार चुकाना पड़ेगा, है ना। ये अधिक होने पर कर्ज बढ़ेगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये उधार को दर्शाता है। इसका मतलब अब वो उधार कैसे, इसको दूसरे तरीके से आप देखोगे कि आपने जो ऊपर सूत्र लिखा होगा कुल व्यय, उस कुल व्यय को हम 2 भागों में बांटेंगे। कुल व्यय जो है वो राजस्व व्यय भी होता है और पूंजीगत व्यय है। तो कुल व्यय की जगह आप लिखिएगा कि राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय। ठीक है, फिर माइनस के आगे वो जो पहले डिजिट दे रखी थी, जो मात्राएं दे रखी थी, जो मान दे रखा था, राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली प्लस अन्य प्राप्तियां जो 1, 5, 6 है वो लिख लीजिए। 9 की जगह हमने क्या लिखा, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय। ठीक है, अब नीचे आइएगा, राजस्व व्यय। ठीक है, और अब जो कोष्टक में जो लिखी हुई मान थे, राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली प्लस अन्य प्राप्तियां, उसको कोष्टक के बाहर ले आइए। जब कोष्टक के बाहर ले आओगे तो तीनों के तीनों मान माइनस में हो जाएंगे, यानी आपको ये तो बताइए कि माइनस हो जाएंगे, तो यानी माइनस राजस्व प्राप्तियां माइनस ऋणों की वसूली माइनस अन्य प्राप्तियां। ठीक है, अब आप देखोगे कि राजस्व व्यय वाली मान के नज़दीक राजस्व प्राप्तियां, क्योंकि राजस्व व्यय प्लस में है, राजस्व प्राप्तियां माइनस में है। फिर क्या हुआ, पूंजीगत व्यय माइनस ऋणों की वसूली माइनस अन्य प्राप्तियां। अब जो राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां आपने लिखी है, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां क्या होती है, राजस्व घाटा होता है। तो आप क्या लिखोगे, राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत व्यय माइनस ऋणों की वसूली माइनस अन्य प्राप्तियां। ठीक है, अब राजस्व घाटे का मतलब क्या था, राजस्व घाटे का मतलब ये था कि सरकार की जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो सरकार के राजस्व व्यय को पूरा नहीं कर पा रही है, इतना घाटा तो राजस्व, इतनी तो उधार जो लाइबिलिटी है वो किसके कारण लेनी पड़ रही है, राजस्व के कारण लेनी पड़ रही है। और ये डेटा आप राजस्व घाटे वाला डेटा आप ऊपर पहले वाले अनुमान का ले रहा हूँ मैं, बाकियों का सेम ही है, वो आप यहाँ आप देख रख सकते हो 5,64,296 प्लस पूंजीगत व्यय कितना है, पूंजीगत व्यय वाला डेटा आप देखोगे तो यहाँ 13 नंबर वाला है क्रमांक का, तो ये वाला डेटा आप लिख लीजिएगा 10,51,953। फिर माइनस में जो दोनों डेटा और हैं कौन कौन से, माइनस ऊपर ये आप ये वाला 24,617 कौन सा, ऋणों की वसूली वाला, और अन्य प्राप्तियों वाला कितना है 17,202। तो इस प्रकार इसको हल करोगे, है ना, तो आपका सेम वो का वो डेटा ये 15,74,431 प्राप्त होगा, जो ये दर्शाना चाह रहा है, जो ऊपर हमने देखा कि सरकार की कितनी उधार है, कितनी लाइबिलिटी बनती है, और वास्तव में ये एक प्रकार का भविष्य का बोझ बनता है। तो इस प्रकार ये दर्शाता है कौन सा, आपका राजकोषीय घाटा, बिल्कुल। और ये डेटा बिल्कुल याद रह जाएंगे। अभी जो अनुमानित तो आप देखोगे कि बजट 2026-27 के लिए बजट अनुमान का जो आपका राजकोषीय घाटा कितना परसेंट रखा गया है, 4.3% है। अभी हम आर्थिक समीक्षा पर भी एक अलग वीडियो बनाएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे, और उसमें दे रखा है कि 2021 के आसपास ये 9% के आसपास था राजकोषीय घाटा, वो कहीं 5% से भी कम हो गए, यानी अभी 4.3% है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की तरफ से एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि ये कम हो रहा है, इसका मतलब सरकार की उधार व जो लाइबिलिटी है वो बिल्कुल कम होती जा रही है।
दूसरी आप देखोगे प्राथमिक घाटा क्या है। प्राथमिक घाटा बड़ा आसान सा है, जो राजकोषीय घाटा है उसमें से जो ब्याज भुगतान है, यानी 17 तो क्या दर्शा रहा है, सरकार की उधार और लाइबिलिटी को दर्शा रहा है, परंतु उसमें से 11 नंबर यानी ब्याज भुगतान इंटरेस्ट पेमेंट पर सरकार की, यानी ये क्या हुआ कि सरकार के द्वारा कोई पुराना जो लोन है वो उस लोन के पर जो ब्याज चुका रही है वो तो राशि, यानी वास्तव में उस जो उधार या लाइबिलिटी हम देख रहे हैं राजकोषीय घाटे में, उसकी तो आप ये डेटा देखिएगा 11,15,575 जो राशि दे रखी है वो तो ब्याज भुगतान में चुका रही है। ठीक है ना। तो इस प्रकार अगर ये प्राथमिक घाटा शून्य होता तो इसका मतलब क्या होता कि राजकोषीय घाटे में से जो आपने ब्याज भुगतान घटाया उसको घटाने के बाद शून्य आ रही है, इसका मतलब सरकार नई उधारी सिर्फ पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए ही कर रही है। यानी जो उधार जो लाइबिलिटी राजकोषीय की आ रही है वो सारा का सारा कहाँ ब्याज भुगतान पर कर रही है, लेकिन यहाँ जो प्राथमिक घाटा है ऊपर आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की नई उधार नई लाइबिलिटी भी इसके अंदर बन रही है। और ये डेटा आपको याद रखने, ये चारों के चारों डेटा है 1.4, 0.8, 0.8, 0.7 याद रह जाएंगे। तो आपको राजकोषीय घाटे का वाला डेटा भी याद रखना है, प्राथमिक घाटा वाला भी डेटा याद रखना है, और राजस्व जो घाटा है वो भी ये डेटा आपको याद रखना है, लिखते ही आपको याद हो जाएंगे। तो यहाँ तक किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप ये है क्या, थोड़ा सा इसको समझने का बात कीजिए कि राजकोषीय घाटा, मान लीजिए आपने घर से 500 रुपये लिए, ठीक है, अब जैसे ही उधार अब लेंगे घर वालों से, तो ये लेते ही अपने सामान का लेने के लिए हम यहाँ से उधार लिए और बाज़ार पहुँचे, उससे पहले घर से फ़ोन आ जाता है। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि उस 500 में से 300 रुपये तो घर का सामान, आपने अपने स्वयं पर कितना खर्च किया, 200 खर्च किया, ठीक है। लेकिन आपकी एंट्री में यानी वापस कभी मांगना होगा तो ये होगा कि आपको पहले 500 रुपये दिए थे, लेकिन उसमें से 300 रुपये तो पता नहीं आपने अपने सामान के मंगा ली। ठीक उसी प्रकार ये प्राथमिक घाटा दर्शाना चाह रहा है कि राजकोषीय घाटा है तो 500, लेकिन भाई उस 500 में से 300 तो क्या कहाँ ब्याज भुगतान में ही चुका रहे हैं, वास्तव में नया उधार तो हम कितना ले रहे हैं, नई लाइबिलिटी तो कितनी ले रहे हैं, 200 ही ले रहे हैं। तो ये आप थोड़ा सा इसको समझ लेना। अब यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि रुपया बजट में आता कहाँ से है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा हिस्सा है ब्रोविंग और लाइबिलिटी का, वो 24 पैसा। अगर परसेंटेज पर देखें 100 पैसे पर लें या 100% पर लें तो 24% वो कहाँ से आ रहा है, उधार पे से आ रहा है। फिर आप देखोगे कि 21 पैसा या 21% है वो इनकम टैक्स से आ रहा है। और फिर देखोगे कॉरपोरेट टैक्स है जो कंपनी पर लगता है निगम कर, वो 18% है। फिर जीएसटी का आप देखोगे तो वो कितना है, 15 है। और आप नॉन टैक्स रिवेन्यू यानी गैर कर राजस्व का 10 पैसा है। और इस प्रकार ये डेटा है, उसको क्रम से भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी एक छोटी सी, पहले हमने उधार लिया, फिर नौकरी की, मतलब नौकरी की तो हमने क्या किया, इनकम टैक्स दिया। फिर हमने कंपनी खोली तो हम क्या देंगे, कॉर्पोरेट टैक्स देंगे। और फिर हम जीएसटी दिया, फिर बिना टैक्स का कमाया। तो इस प्रकार अपनी ट्रिक से ध्यान में रख, सबसे पहले अपने सबसे बड़ा क्या है, उधार से पैसा आ रहा है, ये क्रम आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और पैसा कहाँ जा रहा है उसको भी आप देखिएगा। सबसे ज़्यादा जो 22% है वो स्टेट शेयर को, जो टैक्स में स्टेट का हिस्सा है राज्य का उसका है, तो राज्य सबसे बड़ा, ये ध्यान में रखिएगा, 22 पैसा उसमें है। फिर उसके बाद ब्याज भी भाई खतरनाक चीज़ है, तो ब्याज का भुगतान 20 पैसा, 20% वहाँ जा रहा है। तो सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा ये, ठीक है। फिर सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम है उस पर 17 पैसा हो रहा है, तो ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी सबसे बड़ा राज्य, फिर ब्याज भी खतरनाक चीज़ है, फिर सेंट्रल स्कीम है, स्कीम बनाई। फिर आप डिफेंस पर देखिए, रक्षा पर भी 11% खर्चा किया जा रहा है। और अन्य भी आपका ये, अन्य का भी आप क्रम बना लेना, ठीक है ना। साथ ही साथ आप यहाँ जो सब्सिडी है, सब्सिडी वाला भी आप देखिएगा, सब्सिडी पर कितना, जो मेजर सब्सिडीज है उस पर 6% जो खर्चा, या 6 पैसा आप उसको 100 पैसे में लेंगे तो वो यहाँ इतना आ रहा है। पेंशन में भी किया जा रहा है 2 पैसा, सबसे कम पेंशन में है। तो इस प्रकार इनका आप क्रम में ध्यान में रखना कि एग्जाम के में इनसे क्रम से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये जो भी राजकोषीय घाटा है या आपको प्राथमिक घाटा है, इनसे संबंधित कंसेप्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये परसेंटेज के रूप में ये डेटा भी आपको ध्यान में रखना है। इस बजट से संबंधित जो भी मुख्य विशेषताएं हैं, क्या क्या सरकार की स्कीम है, स्कीम पर कितना कितना खर्चा है किया है, उससे संबंधित भी वीडियो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए।